हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि व्हाट इज दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमने कहा कि जी जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एटम्स जिनमें मेन चेन कार्बन की हो और उनका एक पिक्यूलियर बिहेवियर है, खास बिहेवियर है, ठीक है, और वो जितने भी कंपाउंड्स हैं कार्बन के वो एक खास पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक खास जो है रूल्स को फॉलो करते हैं, उन्हें हमने कहा कि दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी हम जरा देखते हैं कि व्हाट इज दी बॉन्डिंग। एक्चुअली हम देखना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या बॉन्डिंग है। जो व्यू एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमें आज एक्सेप्टेबल है दैट इज फ्रॉम द रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल कि जी जो एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन द फिक्स्ड ऑर्बिट। और वो जो फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं वहां से इलेक्ट्रॉन कैन मूव। और जो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी यही है कि जी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मॉलिक्यूल से या एक एटॉम में एटम से दूसरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जब शेयर हो जाएं या ट्रांसफर हो जाएं तो फिर वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड बनता है। तो atom is made up of centrally positively charged nucleus containing positively charged particles called the protons and neutral particles called neutrons, both having unit mass। जी ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखिए कि जो प्रोटॉन्स हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। सर स्क्रीन शेयर मगर वो पीडीएफ हमें शो हो रहा है, ओपन नहीं हुआ वो मैंने इसीलिए हैंड रेज किया था। हम बात कर रहे थे कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका मैस तकरीबन इक्वल है और हम क्योंकि उनको मेजर नहीं कर सकते किसी चीज से तो हम कह देते हैं कि दे कैरी वन यूनिट मैस। दैट्स वाई हम प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को AMU एटॉमिक मैस यूनिट में मेजर करते हैं। एंड द सेम द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और उन पे अब जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन दे आर इक्विवेलेंट इन वेट बट तकरीबन 1837 इलेक्ट्रॉन्स हों तो फिर उनका वेट जो है वो तकरीबन एक प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो इस इट मींस के इलेक्ट्रॉन्स आर नियरली जो है उनका कंपैरिजन ही नहीं है उनके साथ। तो हम कह देते हैं जी कि जब हमने वेट करना होता है एटम का तो हम उसमें मौजूद जो भी पार्टिकल्स हैं, ये तीन पार्टिकल्स, इनमें से हम दो पार्टिकल्स को मेजर करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो उनके मुकाबले में नेग्लिजिबल है। यानी कि अगर कोई एक एटम ऐसा है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स हो तो हम इसका वेट कितना करेंगे, 10 प्लस 12, 10 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वेट तकरीबन इक्विवेलेंट है तो हम कहेंगे कि जी इस एटम का जो एटॉमिक वेट है दैट इज 22 एटॉमिक मास यूनिट AMU। हम इलेक्ट्रॉन्स को उसमें नहीं शामिल करते बिकॉज ऑफ देयर नेग्लिजिबल वेट। लेकिन अगर हम देखें कि इन टर्म्स ऑफ चार्ज तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आर द चार्ज पार्टिकल्स। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है दैट इज इक्वल। यानी कि उनका जो चार्ज की क्वांटिटी है वो दोनों पे बराबर है। साइज में प्रोटॉन बहुत बड़ा है लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज इक्विवेलेंट है। सो जो एटॉमिक नंबर है दैट इज बेसिकली दी चार्ज नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो दैट्स व्हाई हम जब एटॉमिक नंबर को एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड दी एटॉमिक नंबर। So number of proton plus neutron in terms of AMU is the atomic weight, while number of protons is the charge number or atomic number
इलेक्ट्रॉन्स को हम इसलिए यहाँ पे नहीं ले रहे होते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर मूवेबल, तो वो कम या ज्यादा हो जाते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी चीज का हम एटॉमिक नंबर जो है वो उसके प्रोटॉन की तादाद को लेते हैं, चार्ज नंबर भी हम इसको कहते हैं। होप कि आपको इसकी जो है वो समझ आई होगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। The electrons are said to be revolve around the nucleus in fixed orbits or energy levels. While the electrons move in such a level, it possesses a definite quantity of energy and it neither emit nor observe energy. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है सिर्फ एक ही ऑर्बिट में, तब वो एनर्जी ना लूज करता है ना एनर्जी गेन करता है। ये ऑर्बिट जो है बेटा ये फिक्स पाथ होते हैं, ठीक है। और जो है इनकी फिक्स एनर्जी है, जहाँ पे आपने अगर एफएससी में पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन को इन द स्ट्रेट लाइन मूव करने पे मजबूर करती है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन को, वो उसे अपनी तरफ खींचती है और इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहता है बट एक खास मोमेंटम पे, जिसे हम कहते हैं NH/2 पाई, ठीक है। ये बोहर मॉडल है NH/2 पाई, जहां पे उसका मोमेंटम हो जाए तो वहां पे वो और मूव करना स्टार्ट कर देगा अराउंड द न्यूक्लियस, और उसमें उसको कोई एनर्जी नहीं ना गेन होगी ना लूज होगी। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल पे से, यानी कि NH/2 पाए n, अब इसमें 1 हो सकता है, 2 कोई भी नंबर हो सकता है, लेट्स से नंबर 1 ऑर्बिट से n=1 से n=2 पे अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो एनर्जी गेन करेगा। इसी तरीके से n2 से जब वो वापस n1 पे आएगा तो वही एनर्जी लूज करेगा। और जब तक वो एक ही ऑर्बिट में रहेगा वो कोई एनर्जी लूज या गेन नहीं करता। The electrons are arranged in the orbit so that the maximum number of electrons in the various orbits starting from one, ये भी हमें पता है कि जी जो है SPDF हम कहते हैं ना ऑर्बिट्स, और ये ऑर्बिटल्स हैं SPDF, और KLMN जो डिफरेंट शेल्स होते हैं। तो किसी भी शेल में जो है वो 2, 8, 18, 32 इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। The outermost orbit of electron in different atom except those of inert is incomplete. ये inert gases जो कि इसीलिए inert हैं कि उनका जो outermost shell है that is completely filled, या एटलीस्ट उनमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे ऑक्टेट रूल कहा जाता है। तो दैट्स वाई वो रिएक्ट नहीं करते। लेकिन उसके अलावा जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन सब में जो है जो आउटर मोस्ट शेल है दैट इज पार्शली फील्ड। तो पार्शली फील्ड होने की वजह से वो रिएक्ट करते हैं। Now, important question: why atoms combine to form molecules? The classical concept of formation of molecule proposed by Lewis and Kossel is based upon the electronic structure of atom. कि बेटा बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है इसी की बेस पे वो रिएक्ट करते हैं। जैसे अभी बात की कि जब आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल नहीं है तो वो उसको कम्प्लीटली फिल करने के लिए एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन के लिए वो रिएक्ट करते हैं। द एटम्स ऑफ इनर्ट गैस हैव आइदर 2 or 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल. These gases do not enter into chemical combination and therefore are assumed to have complete or stable orbits. The atom of all other elements have incomplete outermost orbit and tends to complete them by chemical combination. So Lewis proposed that it is the urge of atoms to complete their outermost orbit of electron as in the inert gases which is responsible for the chemical combination. Basically, this is the stability
जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जब कंप्लीट होता है, तो ये स्टेबिलिटी है जो कि हर एटम वांट्स टू गेन। और इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए की जो अर्ज है, जो ख्वाहिश है, उसकी वजह से ये रिएक्शंस होते हैं। एंड वी नो ऑल नो दैट देयर आर थ्री काइंड, आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। सो आप इन्हें देख लेंगे, आई डोंट वांट टू रिपीट देम। Let's study the valency of carbon. The the atomic number of carbon is 6 and its atomic weight is 12. अब देखिए, atomic number is 6 means there are 6 proton, और जब 6 proton है, ये भी श्योर हो गया कि there are 6 electron. So 6 proton and 6 electron and atomic weight is 12. It means कि अगर 6 proton है तो 12 minus 6 will be the number of neutron. So 12 minus 6 is also equal to 6. So there are 6 neutrons. Its electronic configuration, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वो जी फिगर 5.1 में अगर हम देखें कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट में, और 2 और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट में है। और सेकंड ऑर्बिट में हमें पता है कि जी एस भी होता है और पी भी होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो एस में होंगे और फिर 2 इलेक्ट्रॉन पी भी होंगे। पी में टोटल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि पी जो है वो फर्दर पी एक्स, पी वाई और पी जी में डिवाइड होता है। तो लेट्स से हम कहते हैं जी कि इसके पी एक्स में भी एक इलेक्ट्रॉन है और पी वाई में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका पी जी बिल्कुल एम्प्टी है। तो इसके पास देर आर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन जो हमने पढ़ी है। It has 4 electrons in the last orbit and tends to gain 4 more electrons for forming 4 covalent bonds with other hydrogen atom. 10, अब देखिए 4 तो इलेक्ट्रॉन है, ये 4 और चाहेगा। thus the structural formula simplest hydrocarbon methane can be, देखिए मीथेन का फार्मूला हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि कार्बन के गिर्द 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 4 जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को गेन करके CH4 का मॉलिक्यूल बना सकता है। Similarly, in all organic molecules, carbon atom is tetravalent. That is, it has a valency of 4. According to Liebel and Bonhoeffer, the 4 valencies of carbon do not lie in one plane. They are directed towards the corner of a regular tetrahedron. तो ये देखें जी कि ये जो जैसे हमने इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बात की थी कि जी ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, they are at specific geometry, confined geometry। जैसे कि अगर हम इस CH4 के केस में देखें तो कार्बन के गिर्द जो है वो 109.2 के एंगल से डिफरेंट 4 ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे जो कि हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे और ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेंगे। बेसिकली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है ये पिरामिड टाइप की होती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है जी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन दो कार्बन ने शेयर किया है तो दैट इज फॉर्म दी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दैट विल बी द सिग्मा बॉन्ड। और ये सिग्मा बॉन्ड पहला बनता है। लेकिन अगर दो कार्बन जो हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें तो यानी कि हर कार्बन जो है दो इलेक्ट्रॉन दूसरी कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जैसे कि इथाइलीन में है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। लेकिन इस केस में एक जो है वो पहला बॉन्ड दैट विल बी द सिग्मा बॉन्ड एंड अदर बॉन्ड विल बी दी पाई बॉन्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से एसिटाइलीन के केस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है जिसमें से एक बॉन्ड सिग्मा है और बाकी दो बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड होते हैं। सिमिलरली कार्बन जो है इसकी हमने एक और क्वालिटी पढ़ी थी दैट इज कैटिनेशन, कि ये दूसरे कार्बन से ही मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ तरीकों से ये कंबाइन करता है। जस्ट इसकी जो है वो
वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। तो इतना वर्सेटाइल तरीके से मिलता है कि ये रिंग्स भी बनाता है, और जो ये रिंग्स बनाता है फिर इन रिंग्स को हम कहते हैं जी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इनको हम साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड भी कहते हैं, जिनमें जो दो टर्मिनल एटम हैं, जो चेन में फ्री कार्बन एटम नहीं होता बल्कि वो सारे आपस में जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन। और हम साइक्लोहेक्सेन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। so this is the cyclohexane, and all the atoms are attached with a single bond. जबकि अगर हम बेंजीन के केस में देखें, तो बेंजीन के केस में देखें कि जी एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। इसको वी कैन से अल्टरनेट सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस केस को हम कहते हैं जी ये जो कंपाउंड दैट इज बेंजीन, ये एरोमेटिक कंपाउंड की निशानी होती है। हम इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद हो। Now next we discuss the structural formula and molecular models. अगर हम अल्केन्स का फार्मूला देखें दैट इज CnH2n+2 नॉर्मली, ठीक है। ये देखिए उसमें दो हाइड्रोजन जो हैं वो कार्बन से ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें दैट इज C2H6O, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल अल्कोहल। इसमें जी देखें सबसे अहम चीज इसमें आप लोग इसको स्टडी कर चुके हैं कि जी अगर किसी भी अल्केन्स में से एक H को हटा दिया जाए तो एक जो फंक्शनल ग्रुप बनता है दैट इज कॉल्ड द अल्काइल। तो इमेजिन कि यहाँ पे अगर H होता तो ये बनना था CH3 दैट विल बी द ईथेन। तो ईथेन में से हमने अगर एक H हटा दिया तो बन गया इथाइल। और जो OH ग्रुप है जहां पे भी मौजूद होगा इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। तो जो कंपाउंड बनेंगे दैट विल बी द अल्कोहल्स। जितने भी अल्कोहल्स हैं उनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। so that's why this is called the ethyl alcohol, क्योंकि इथेन से इथाइल बना, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है OH से, और OH चूंकि अल्कोहल है तो दैट इज कॉल्ड द इथाइल अल्कोहल। so और एंड दैट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। so a formula which gives a complete picture as to how the various atoms are bonded to each other in the molecule is known as the structural formula. This formula shows clearly as to which atom is bonded to which atom in the ethyl alcohol molecules, and it may be recalled here that the valence bonds of carbon atoms are distributed symmetrically in place. जी ये 3 dimensional में symmetrically place होते हैं, angle maximum apart होता है, and we have discussed this in the previous lecture as well. Therefore, a structure formula written in the plane of paper is not the exact picture of the molecular structure. So, हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि हमने पेपर पे 2 डायमेंशनली हमने इनको वो किया है तो ये ट्रू पिक्चर नहीं है। और ट्रू पिक्चर देखने के लिए हम मॉलिक्यूलर मॉडल्स बनाते हैं जो कि कुछ इस तरीके से नजर आ सकते हैं। ये भी जस्ट एक मॉडल की रिप्रेजेंटेशन है 2 डायमेंशन में। Molecular models are often used to facilitate our thinking about the structure of molecule. One simple kind of model consists of colored wooden ball and stick. तो हम बॉल एंड स्टिक से डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं और हम उसे बॉल एंड स्टिक मॉडल भी कह सकते हैं। जो स्टिक है दैट इज दी दैट रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड, और ये जो बॉल्स हैं इनको हम कह सकते हैं कि ये कोई भी एटम्स हैं। तो यहाँ से हम डिफरेंट एंगल्स को एग्जैक्टली देख सकते हैं कि हाउ कि कैसे जैसे कि अब आप अगर यहाँ पे CH4 इस बॉल एंड स्टिक मॉडल में देखें तो हमें अंदाजा होगा कि ये अगर एक अप साइड पे है तो एक हाइड्रोजन हमारे बैक साइड पे होगा,
और एक हाइड्रोजन बिल्कुल हमारे फ्रंट साइड पे होगा और एक साइड पे होगा। तो ये इस तरीके से ये 3 डायमेंशन ये बन सकता है। तो ये आप लोग को प्रोजेक्ट बना सकते हैं इसके ऊपर। आप अगर बनाना चाहें तो किसी तरीके से सिंपल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बना के आप दिखा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो दैट विल बी ग्रेट। ये बल्कि आप इसे समझे कि ये कोई एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट है। Since we must write on a flat surface for convenience, we should always keep in mind that the formula we have written is simply a projection. That definitely बेटा ये जो है ये projections हैं, ये true molecules नहीं हैं। तो हम projections के जरिए ही structure को लिखना सीखेंगे। हम जरा इसको देखेंगे भी कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। Writing the structural formula, we have seen that organic molecules possess a three-dimensional structure. Usually, the chemist write formula in the plane of paper and indicate the angle between the valences of carbon atom as the right angle. This is the only for convenience. Otherwise, valence bond of carbon lie in zigzag way. Thus, the structural formula written on paper simply indicate the order in which the various atoms are found and do not give any idea of their disposition in space. Definitely ये space के उसमें वो नहीं हम कर सकते। अच्छा दिस इज ये जो है ये हैं जी स्ट्रक्चरल फार्मूला जो स्ट्रक्चर को बता रहे हैं। लेकिन हम ये कंडेंस्ड फॉर्म में भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर लिख देते हैं। जैसे कि इथेन अगर है CH3CH3 दैट इज द कंडेंस्ड फॉर्म। हमने इसमें जस्ट बॉन्ड शो नहीं किया और ये भी बहुत एक कन्वीनियंट वे है बताने का। इसी तरीके से इथाइल क्लोराइड जैसे मैंने अभी बताया था कि इथेन में से अगर एक H निकल जाए और उसकी जगह Cl आके लगा दिया जाए तो हम उसे कहेंगे कि इथाइल अल्काइल ग्रुप बन गया और उसके साथ क्लोरीन लगी है तो क्लोराइड इथाइल क्लोराइड। और इसी तरीके से जी स्केलेटल फॉर्मूला भी हैं जो हम लिख सकते हैं। इसमें क्या है जी स्केलेटल फॉर्मूला में जस्ट वी रिप्रेजेंट द कार्बन्स, वी डू नॉट रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन। हमें पता है कि चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होनी है तो हम जस्ट कार्बन के साथ बॉन्ड लिख देते हैं और हाइड्रोजन को हम उसमें शो नहीं करते। नेक्स्ट जी बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जीज। बॉन्ड लेंथ क्या है जी कि दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो लेंथ है व्हेन टू एटम्स आर बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई यानी कि न्यूक्लियाई के सेंटर में से जो डिस्टेंस है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो बेटा बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगी और हम बॉन्ड को हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻⁸ 8 सेंटीमीटर और 10⁻⁻⁹ 10⁻⁻10 meters, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर एंड 10⁻⁻10 meters। तो यहाँ पे जितने भी ये दी गई हैं ये एंगस्ट्रम में वैल्यूज दी गई हैं। कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड अबाउट 1 एंगस्ट्रम, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रम यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है CH बॉन्ड एज कंपेयर टू द CC बॉन्ड। इसकी क्या रीजन है?